अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट 3.3 निबोश का और टॉपिक का नाम है ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको, ये निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ न्यू सिलेबस का लेक्चर नंबर ओवरऑल 5 है और एलिमेंट 3 IG1 मैनेजिंग रिस्क अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेसेस का ये लेक्चर नंबर 3 है। मतलब कि ये इस एलिमेंट का पार्ट नंबर 3 है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब, जिसका टाइटल है ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, कि वो कौन से इंसानी अनासर हैं जो असरअंदाज होते हैं सेफ्टी रिलेटेड, हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतल्लिका रवैयों के ऊपर, किस तरह से कि हम कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी में बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से हमारी अप्रोच है, उसके अंदर कैसे वो असरअंदाज होते हैं, तो वो हम इस एलिमेंट के अंदर देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ह्यूमन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर में तो आप देख रहे होंगे कि ये एक सर्कल मौजूद है जिसमें बिहेवियर के साथ 3 चीजें मौजूद हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, एक जॉब फैक्टर्स और एक इंडिविजुअल फैक्टर। तो बेसिकली मेनली 3 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को। एक ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, एक जॉब फैक्टर और तीसरा है हमारे पास इंडिविजुअल फैक्टर है। आगे चल के हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये कैसे। अब सबसे पहले नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, कि ऑर्गेनाइजेशनल वो कौन से अनासर हैं जो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सबसे पहले सेफ्टी कल्चर, जो हमने पहले पढ़ा कि सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये बहुत गहरा असर छोड़ता है वर्कर के बिहेवियर के ऊपर। देन वी हैव कमिटमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, कि हमारी टॉप मैनेजमेंट कितनी, जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कितनी कमिटेड है। रिसोर्सेज अवेलेबल, उसके बाद हमारे पास ऑन ग्राउंड क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको ब्रुए कार लाते हुए हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। देन वर्क पैटर्न, काम करने के तरीके कार वजह किए जाएं कि कौन सा काम किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है। कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन शुड बी इन 2 वे, कि आप वर्कर को बताएं और फिर उसके बाद वर्कर का फीडबैक भी लें। लेवल्स ऑफ सुपरविजन, अच्छा लेवल ऑफ सुपरविजन में क्या होगा कि जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर लेवल, डिफरेंट लेवल्स मौजूद हैं, इसी तरह लेवल्स ऑफ सुपरविजन भी अपनी जगह काम करें। कैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल वर्कर के ऊपर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर इसी तरह डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऊपर CEO या MD वगैरह। तो ये स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट लेवल्स हैं सुपरविजन के। इसमें आसानी होगी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए। तो ऐसे जो लेवल्स ऑफ सुपरविजन है, अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इस ह्यूमन रिलेटेड बिहेवियर के ऊपर। पेयर ग्रुप प्रेशर, कंसल्टेशन एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट, और वर्कर को आप हर फैसले में कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं। देन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का क्या असर हो सकता है, और ट्रेनिंग हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट में ही डिस्कस किया है इस टॉपिक को। अब जी आगे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स आपने देखे। अब हमारे पास जॉब फैक्टर्स आ गए हैं। जॉब फैक्टर्स में 5 है हमारे पास। पहला है टास्क, कि जो काम हम कर रहे हैं इसकी नोयत क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देन वर्कलोड, और उसके बाद जो काम हम कर रहे हैं आया उसका जो बल्क है, जो लोड है वो कितना है। उसके बाद इन्वायरमेंट, जिन वर्किंग कंडीशंस में हम काम कर रहे हैं आया वो सूटेबल हैं या कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्ड इन्वायरमेंट है, किसी गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी सूरत में इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा। डिस्प्लेज एंड कंट्रोल्स, ये यहाँ पे इसकी मुराद डिफरेंट डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट्स हैं
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्क स्टेशन पड़ा हुआ है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो उसको किस तरह से आपने अरेंज किया हुआ है, किस तरह से वो अपनी जगह पे रखा गया है, और इसी तरह के और बहुत सारे कंट्रोल्स अगर आप इससे हट के आए कंप्यूटर के अलावा, तो वर्क प्लेस में फॉर एग्जांपल एक आपने किसी भी मशीन का जो डेली बेसिस पे यूज हो रही है, अगर उसका स्टॉप और स्टार्ट बटन जो है किसी वजह से आपका ऐसी जगह पे जहां पे आसानी से एक्सेस नहीं है, तो ऐसी सूरत में वर्कर क्या करेगा, नेगेटिव बिहेवियर अपनाते हुए उसको काम पे से जाते हुए ऑन ही छोड़ के चला जाएगा। देन वी हैव प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स अगर बहुत ज्यादा मुश्किल हो या उनको प्रॉपरली वर्कर्स तक पहुंचाया ना जाए, तो ऐसी सूरत में आपके जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन, इंडिविजुअल फैक्टर क्या है? इंडिविजुअल फैक्टर में हमारे पास आता है कंपिटेंस। कंपिटेंस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैट की तरफ रिलेट करेगा कि कंपिटेंस से मुराद ये है कि कोई भी वर्कर है उसके अंदर नॉलेज कितना है, एबिलिटी कितनी है, ट्रेनिंग उसको है, ट्रेंड है या नहीं है, और उसके अलावा जो काम वो परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर उसका कितना एक्सपीरियंस मौजूद है। नेक्स्ट इज स्किलफुल कितना है, पर्सनैलिटी के लाइक ये उसकी एक तरह से इंटरपर्सनल स्किल है कि वो बिहेव कैसे करता है। काम तो करता है लेकिन काम के अलावा वो वर्किंग रिलेशनशिप में कैसा है, या वो अपने साथ वालों के साथ कैसा है, या उस वर्क एनवायरनमेंट में वो दूसरों के लिए कितना हेल्पफुल है। एटीट्यूड जी, उसके बाद मोटिवेशन, द थिंग दैट इज मेकिंग अ पर्सन डू व्हाट दे डू, रिवार्ड्स, इंसेंटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा जी, मोटिवेशन में क्या होता है? मोटिवेशन में आप अक्सर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवार्ड्स दिए जाते हैं, कुछ बोनसेस दिए जाते हैं, कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, और कई जगहों पे क्या होता है कि इंसेंटिव्स के अलावा एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिससे बाकी वर्कर, फॉर एग्जांपल मैन ऑफ द मंथ और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का जब सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है, तो उसकी वजह से बाकी के वर्कर्स भी इस जानिब राग़िब होते हैं कि हम भी हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम ये रिवार्ड या इंसेंटिव्स हमें मिले। नेक्स्ट जी एटीट्यूड, मैंने वहां पे इसीलिए इसको एक्सप्लेन किए बगैर मैं आगे बढ़ा, उसके पीछे रीजनिंग यही थी कि मैं यहां पर इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करना चाहता था। एटीट्यूड क्या है? बेसिकली अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू और वे ऑफ थिंकिंग एट वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, हाउ दे थिंक एंड फील अबाउट इट। मतलब एक बंदे की जो राय है या वो किसी चीज के बारे में क्या सोच रखता है, तो और वो उसको कैसा समझता है, कैसा महसूस करता है, तो ये एटीट्यूड है। बेसिकली आप सिंपली कह सकते हैं कि एक बंदे का, एक वर्कर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा रिगार्डिंग एनीथिंग से मुराद ये है कि अगर वो वर्कर, हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमारे पास एटीट्यूड आएगा। कैन बी चेंज। अच्छा, पहली बात ये है कि अगर तो पॉजिटिव है तो हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, उसको छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको टाइम देंगे, वो मजीद बेहतर होगा। अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव है तो फिर उस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हमारे पास 5 चीजें मौजूद हैं। पहली कि एटीट्यूड चेंज कैसे होगा? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हम उसको इसके बारे में गाइडलाइंस दें, इसके बारे में उसको ट्रेन करें, ताकि वो इसकी इफादियत जानते हुए इसको पॉजिटिवली इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे। हाई इंपैक्ट इंटरवेंशंस। हाई इंपैक्ट इंटरवेंशंस ये होती हैं कि आप किसी को बहुत ज्यादा असर करने वाली चीजों से उस जानिब रागिब करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, हाई इंपैक्ट इंटरवेंशंस में अगर आप वर्कर्स को बिठा के एक दिन मंथ में बड़ी स्क्रीन के ऊपर किसी दर्दनाक या खतरनाक एक्सीडेंट की वीडियो दिखा देंगे, तो उसका भी उसके ज़हन पे असर होगा और वो चीजों को सेफली करने की हर दफा कोशिश करेगा। इन्फोर्समेंट, अगर
ट्रेनिंग भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन मर्जी वो अपनी कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकत के जोर से मुराद ये है कि रूल्स और रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करके उसका एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। कंसल्टेशन करेंगे, उसको बुला लें, उससे पूछें या उसके रिप्रेजेंटेटिव से पूछें कि इसको प्रॉब्लम क्या है, और देन उसकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए जहां तक मुमकिन हो, और जहां तक वो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन से कंफ्लिक्ट कर रहा हो तो वहां पर उसको समझाया जाए कि ऐसा करना उसके लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए सूदमंद नहीं है। नेक्स्ट ही इन्वॉल्वमेंट। हर डिसीजन मेकिंग में आप उसको या उसका डायरेक्टली ना भी हो, इनडायरेक्टली थ्रू उसके रिप्रेजेंटेटिव के या उससे आप सजेशन ले लें, और उन सजेशंस को जब आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर देंगे तो ऐसी सूरत में वो भी इस बात से पीछे नहीं हटेगा। उसको पता होगा कि अब की बार जो फैसले किए गए हैं उसके अंदर मेरी राय को अहमियत दी गई है। आगे जी आ गया हमारे पास रिस्क परसेप्शन। अब रिस्क परसेप्शन क्या है? परसेप्शन द वेज अ पर्सन्स ब्रेन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन सेंट टू इट बाय देयर सेंसेस। पहली बात याद रखिएगा, ये जो है अल्लाह ताला ने हमारा निजाम, ज़हनी निजाम हमारा जो है वो इतना स्ट्रांग बनाया है कि हमारी बॉडी में आने वाला हर मैसेज जो इंटरप्रेट करता है वो हमारा माइंड है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा, अब क्या होता है कि हम किसी चीज को छूते हैं तो वो हॉट है या कोल्ड है, ये मैसेज ये अल्लाह ताला ने हमारा सेंस इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है कि जैसे ही हम किसी चीज को छूते हैं, टच करते हैं, तो एक मैसेज कन्वे होता है हमारे माइंड को। तो वो इतनी स्पीड में होता है कि उसी माइंड का इंटरप्रिटेशन है उसको सामने रखते हुए हम हाथ को फौरन से पीछे कर लेते हैं। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कुछ लोग जो ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाते हैं, जिनको हम आम अल्फाज में मेंटल केसेस कहते हैं, तो उन्हें गर्मी सर्दी या ये चीजें क्यों नहीं लगती, तो उसके पीछे रीजनिंग ये होती है कि प्रॉपरली उनके सेंसेस तो बजायर काम कर रहे होते हैं लेकिन उनका माइंड काम नहीं कर रहा होता। जब माइंड काम नहीं करेगा तो वो चीजों को इंटरप्रेट प्रॉपरली नहीं करेगा। तो 5 सेंसेस है जी। साइट, देखने का सेंस, हियरिंग, सुनने से आपको क्या नजर आ रहा है, स्मेल, सूंघने से क्या आ रहा है, टेस्ट, किसी चीज को चख के कैसे पता चला, और टच और छूने की। तो ये पांचों हिस्से जब प्रॉपरली काम करके एक मैसेज कन्वे करती हैं ब्रेन को, तो ब्रेन उसका रिएक्शन जो इंटरप्रेट करता है विद इन, मतलब बहुत ही इंतहाई स्पीड के अंदर करता है, और जिससे हमारी रिस्क परसेप्शन जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन उसके लिए याद रखिएगा कि अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं रिस्क परसेप्शन, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह का नॉलेज होना, जिसमें कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज। जब तक ये नॉलेज हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे इनफ, तो ऐसी सूरत में हम नहीं इस काबिल हो सकते कभी भी कि हमारी रिस्क परसेप्शन जो है वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट ही ग्रुप एक्सरसाइज है। यू विल शोन द फॉलोइंग स्लाइड फॉर 20 सेकेंड। यू आर आस्क्ड टू काउंट द नंबर ऑफ एफ। ये एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत यहां पर नहीं है। नेक्स्ट ही ग्रुप एक्सरसाइज है। Finished files are the result of years of scientific study combined with the experience of many years। अच्छा, इसमें ये जो बात करना चाह रहा है वो ये है कि बहुत सारी चीजें जो पास्ट में हो चुकी हैं, जो साइंटिफिक स्टडी में हो चुकी हैं, अब वो क्या है, वो एक्सपीरियंस ऑफ मैनी ईयर्स है। तो मतलब इसने उस बात की तरफ ले जाने की कोशिश की है जो मैंने आपको बताया है कि आपकी परसेप्शन ऑफ रिस्क तब बेहतर होगी जब आपका कॉमन नॉलेज अच्छा है, जब आपका इंडस्ट्रियल नॉलेज अच्छा है, और आपकी परसेप्शन उस टाइम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी जब आपके पास एक्सपीरियंस भी मौजूद हो जाएगा। जब आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद होगा एक काम को बार बार करके, एक काम को बार बार देख के, तो ऐसी सूरत में जो आपके पास एक्सपीरियंस नॉलेज आ जाएगा तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपकी रिस्क परसेप्शन के अंदर। अब रिस्क परसेप्शन, फैक्टर्स दैट कैन
डिस्टॉर्ट अ पर्सन्स परसेप्शन ऑफ हैजर्ड एंड रिस्क इंक्लूड, वो कौन से अनासर हैं जो किसी भी बंदे के, किसी भी वर्कर के जो परसेप्शन ऑफ हैजर्ड एंड रिस्क है इसको तबाह कर सकते हैं, इसको मुतासिर कर सकते हैं। तो इनमें पहले नंबर पे इलनेस, बीमारी की वजह से, स्ट्रेस, ज़हनी तनाव में है। तो कई दफा आप देखते हैं कि इंसान से ज्यादातर गलत फैसले तभी होते हैं जब वो ज़हनी तनाव का शिकार हो। फटीग भी, सरदर्दी, किसी चीज से आप बेजार आ चुके हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल, अगर आप किसी भी ड्रग्स, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, दोनों में से कोई भी ड्रग्स आपने यूज की हुई हैं, तो ऐसी सूरत में आपका जो परसेप्शन ऑफ रिस्क है वो ऑथेंटिक नहीं रहेगा। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि जिनकी बुनियाद पर अब आप किसी भी चीज के बारे में राय कायम करते हुए घबराते हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जो है वो लैक करने की वजह से भी, यूज ऑफ पीपीई अगर प्रॉपर नहीं होगा या यूज ऑफ पीपीई कैसे करना है तो ये आपका असरअंदाज होता है। और वर्क प्लेस कंडीशन, नॉइज है तो वैसे ही आपको पता है कि आप आम हालात में भी हो, तो अगर नॉइज होगा तो आप छोटी सी बात पे भी इरिटेट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये वो अनासर हैं, वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की परसेप्शन ऑफ हैजर्ड या रिस्क को खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास एलिमेंट 3.4 है, और एलिमेंट 3.4 को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये है कि बड़ी स्मूथली इन लेक्चर्स को मैं लेके चल रहा हूं, और आप देखेंगे कि निबोश लेक्चर्स की जो सीरीज है वो बाकी कोर्सेज की निस्बत कुछ स्लो जाएगी। उसके पीछे रीजनिंग ये है क्योंकि इस कोर्स के अंदर ये एक लेवल 3 की क्वालिफिकेशन है, और इसके अंदर हमें एक इनफ नॉलेज रिक्वायर्ड है इसको पास करने के लिए। इस लेवल पे पहुंचने के बाद, जो पास करने के अलावा इस लेवल पर पहुंचने के बाद हमारा नॉलेज लेवल उस हद तक होना चाहिए कि हम किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, अच्छे तरीके से समझ सकें और अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका अगला पार्ट जब आएगा तो उसके अंदर हम रिस्क असेसमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और रिस्क असेसमेंट का टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पीछे सॉलिड रीजनिंग क्या है मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को फाउंडेशन, बुनियाद की अहमियत हासिल है। तो इसी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिस्क असेसमेंट को बैकबोन की हैसियत हासिल है। अगर रिस्क असेसमेंट नहीं होगी तो टेक्निकली जो एक्टिव अप्रोच है हमारी कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकती विदाउट परफॉर्मिंग और कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट। इस लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे किसी और लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।